उस बीजेपी से तो अमित का ही अच्छा चल सकता है। हटाएंगे नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे, विधानसभा भी लगे हुए बच्चे को आपने बेरोजगारी का मुंह नहीं दिखाना चाहिए कि ऑफिस में पैसे मिल गए तो वो क्या, वो बात बढ़ने के लिए लेके आया था पैसे। 70% बच्चे बेरोजगार घूम रहे पिछले 10 साल से। जो नमस्कार जी, मैं धनराज अलावता चुनाव रोहतक में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, ये जो शख्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रणबीर कादियान जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद रहे हैं और लगातार समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे इनके बारे में, एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। तो नमस्कार रणबीर जी। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। रणबीर जी, हम आपसे सबसे पहले आपका परिचय पूछना चाहेंगे। एक बार परिचय हम पूरा अपना हमारे दर्शकों को बताएं। हम मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे लगातार 32 साल, और लास्ट में 4 साल प्रिंसिपल के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज जसैया से रिटायर हुए हैं अभी 2 महीना पहले। और राजनीतिक बातों में हमेशा से रुचि रही है हमारी। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी डिस्कशन करते रहते थे, जो टीचर थे हम उस टाइम। तो इसी तरह से धीरे धीरे रणबीर जी, आप एक शिक्षक होते हुए, एक प्रोफेसर लेक्चरर होते हुए, आप किस प्रकार एक मैथ के शिक्षक थे वो भी, और किस प्रकार राजनीति में किस प्रकार इंटरेस्ट लेने लगे आप? बस राजनीति की जागरूकता हमारे अंदर शुरू से ही है। हमारे साथी बात करते थे हर इलेक्शन से पहले या बीच में भी, सामाजिक मुद्दों पर, जो भी देश में हालात होते हैं, किसी ज्वलंत मुद्दे पर हर तरह का डिस्कशन होता था। ये तो दोनों हम फील्ड हैं, बिल्कुल अलग हैं। अलग हैं, लेकिन हम अपने देश की समस्याओं के बारे में हमेशा सचेत रहते हैं पिछले 35-37 सालों से। तो हमारे साथी डिस्कशन करते थे हमेशा, हम भी पार्ट लिया करते उसमें, और ये हमेशा ही रहा है। आप बेसिकली दुबलधन गांव से संबंध रखते हो, आपका पैतृक गांव है दुबलधन। तो दुबलधन में जो बेरी हलके की राजनीति आती है, उस बेरी हलके की राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? हमारा जो बेरी हल्का है, इसमें एक तो सामाजिक समरसता शुरू से ही है। कभी भी किसी भी इलेक्शन में आपस में भाईचारे को बिगाड़ने का कभी कोई इंसिडेंट हमारे हल्के में नहीं हुआ। चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, डॉक्टर साहब हैं, या इनसे पहले प्रताप दौलता जी थे, या फिर आपके ब्रिगेड गण सिंह थे। पहले मुख्यमंत्री भी हमारे हल्के से पंडित भगवत शर्मा जी थे। उनके टाइम से अब तक हमारे हल्के में सामाजिक समरसता, भाईचारा, इसका कभी कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि कभी कोई किसी का आपस में झगड़ा भी हुआ हो, कभी मतलब नहीं। ये कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा की कहीं ना कहीं राजनीति की शुरुआत बेरी हल्के से हुई, क्योंकि हाँ, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा यहीं से थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हमारा हल्का ऐसा है जो बाकी लोगों को एक तरह से मार्गदर्शन का काम करता है। काफी उतार चढ़ाव देखा है आपने। इन लोग अगर वो भी टाइम भी देखा है आपने, कांग्रेस का टाइम भी देख रहे हो और भाजपा का टाइम भी देख रहे हो। तो किस प्रकार क्या जो उतार चढ़ाव है, एक समय दौर था जब यहाँ कांग्रेस का काफी वजूद होया करता था, आज भाजपा की सरकार है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार राजनीति में उथल पुथल हो रही है, कैसे किस नजरिए से देखते हो आप इसे? इसमें तो बेसिकली जैसे अपना इलाका बहुत पहले तो लोकदल का होता था, और छोटराम के टाइम से आप बात करें तो भी ये इलाका ज्यादातर कांग्रेस के अगेंस्ट रहता था। लेकिन लोकदल के राज सत्ता चौधरी देवलाल जब मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में वो उप प्रधानमंत्री बने, तो यहाँ चौधरी चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री बने, तब एक महम का इंसिडेंट हुआ था। वहां से यहाँ बदलाव शुरू हुआ कि यहाँ के लोग सोचने लगे भी हमारा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और उसमें मुख्य योगदान दांगी साहब का और कादियान साहब का है। और फिर धीरे धीरे लोगों ने भूपेंद्र जी का साथ दिया। चौधरी देवलाल को 3 बार हार का सामना करना पड़ा, और ये हमारे नेता जो है ना ऊपर चढ़ते गए, हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी। और इसमें योगदान अपने इलाके के लोगों का भी और नेताओं का भी, जिन्होंने इनको एक लीडर स्वीकार किया। और लीडर स्वीकार किया, जनता ने भी स्वीकार किया। और उसके बाद 10 साल इनका मुख्यमंत्री का दौर भी था, जिसमें अपने इलाके में भी और पूरे हरियाणा में भी शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, और दूसरे डेवलपमेंट के कार्य भी हुए, पानी की व्यवस्था भी हुई।
तो भ्रष्टाचार भी उस टाइम कम हुआ। तो ये सब बातें हमने देखी हैं। लेकिन अब 10 साल से जो बीजेपी का राज है, इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक तो ये रही है कि नौकरियां बहुत कम दी इन्होंने। और खासकर हाईली एजुकेटेड जो बच्चे हैं, उनकी बेरोजगारी की जो आज के दिन स्थिति है, वो इतनी भयावह है कि यूं कह लीजिए कि अब 70% बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं पिछले 10 साल से, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी किए हुए हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, एच टेट है, या आपके जेआरएफ किए हुए हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस राज सत्ता में अभी अभी देखने को मेरी, एक सीएम बदलने के बाद ये कहते हैं कि एच टेट क्वालिफाई कोई बच्चा हो गया तो उसको 5 साल और 10 साल के लिए नहीं, हम उसको ताउम्र के लिए क्वालिफाइड मानते रहेंगे। इसका मतलब असलियत में क्या निकलता है? असलियत में ये निकलता है कि आपको ताउम्र बेरोजगार रखेंगे, बेशक आप क्वालिफाइड हैं। होना तो ये उल्टा चाहिए। एचटेट पास है तो विद इन 1 ईयर आपको नौकरी देंगे। नेट पास है, उसका भी आप मापदंड करें, विद इन 1 ईयर या विद इन 2 ईयर आपको नौकरी गारंटी हो। अदरवाइज क्यों उसको पास करवा के रखे हुए हो? नेट है, एचटेट है, टीचिंग लाइन में आना है बच्चे को, उसको आप 20 साल या 30 साल थोड़ी वेट करवाओगे? फिर तो शादी कब करेगा, कब जीवन शुरू करेगा? ऐसे बच्चे हैं। ये दूसरी सामाजिक बुराई आ गई है इस राज में। नौकरियां नहीं मिली तो शादियां नहीं, और शादी भी नहीं, नौकरी भी नहीं, महंगाई की मार। तो फिर बच्चे नशे की तरफ भी मुड़ गए, या तो नशा करने लगे या नशा बेचने लगे। बिन खर्चे और बिन पर्चे की जो बात करते हैं, ये तो अपना एक डायलॉग बना रखा है सरकार ने। इसमें सत्यता से बहुत दूर है ये बात। जैसे 4th क्लास आप लगाएंगे एमएससी बच्चे को या एमए बच्चे को, या पीएचडी भी किया हुआ है अप्लाई कर देता है, बेरोजगारी की मार जो उसके पास है, महंगाई से घर इतना दुखी होता है उसका, पेरेंट्स के भी अब काम नहीं चलता, अब आप कुछ ना कुछ करो, तो वो बेचारा 4th क्लास के लिए भी अप्लाई कर देता है और नौकरी भी लग जाता है। और फिर यदि आप क्वालिफाइड, जो क्लास 1 या क्लास 2 लगना था, उसको आप 4th क्लास में लगाओगे और फिर ये दावा भी करोगे कि बिना खर्चे बिना पर्चे हमने नौकरी दी है, तो उस नौकरी का वो बेचारा करेगा क्या? वो तो अन्याय है उसकी पढ़ाई के साथ। तो ये केवल ढकोसला है, एक डायलॉग है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में आप इनके एचसीएस के पेपर देखो, कैंसिल होते हैं या दोबारा रिट होती है, फिर उसमें 20% गलत क्वेश्चन डाल देते हैं या 20% रिपीट करवा देते हैं। ये सारे खेल हैं इनके। नागर के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले, उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई है पूरी। तो ये बिना खर्चे बिना पर्चे कैसे कह सकता है कोई? जब चेयरमैन के ऑफिस में पैसे मिल गए तो वो क्या, वो बात बढ़ने के लिए लेके आया था पैसे? कभी यहाँ इनेलो का गढ़ हुआ करता था, और ये क्षेत्रीय पार्टी इनेलो जो है, एक मजबूत, इतनी मजबूत पार्टी हुआ करती थी जो सेंटर की पार्टियों को भी बड़ी टक्कर दे देती थी। उसका एकदम जनाधार खत्म होने का क्या कारण है? तो इस प्रकार जो खत्म होती जा रही है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका मुख्य कारण क्या है खत्म होने का? उनका मुख्य कारण तो यही है कि जो अपना ये देशवाली जो बेल्ट बोलते हैं ना, ये लोग उनका सपोर्ट किया करते बहुत ज्यादा। और जैसे ही उनका एक बार 2000 से लेकर 2005 तक जो राज देखा, उसमें थोड़ी सी गुंडागर्दी की झलक आने लगी थी कि जेल में बैठ के लोग भी अपने जो है ना बिजनेस करते थे या गुंडागर्दी चलाते थे, लोगों से उगाही करते थे। तो उस टाइम फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सीएम बने 2005 में, इन्होंने सबसे पहले इसी बात पर ध्यान दिया था कि जो गुंडागर्दी है इसको हम खत्म करेंगे। और एक सौहार्दपूर्ण माहौल हरियाणा को दिया था इन्होंने। तो वहां से कंपैरिजन शुरू हो गया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी में और ओम प्रकाश चौटाला जी में। उस कंपैरिजन में ये आगे निकल गए, क्योंकि इन्होंने फिर शिक्षा पर ध्यान दिया। 10 साल इस इलाके के लोगों ने अपने जो है नौकरियों में भी हिस्सा बराबर का मिला। तो ये सारी बातें आके फिर अब, क्योंकि सामने भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, तो अब वो इनके सामने बौने नजर आ रहे हैं। एक उनकी घर के अंदर भी पार्टियां दो होगी जिसको लोग पसंद नहीं करते। रणबीर जी, बात करते हैं चौटाला से। चौटाला की जब सरकार थी उस टाइम पे बच्चों को लगाया गया। आपने सुना होगा, एक हरियाणा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी इन्होंने, और उसके तहत बच्चों को लिया गया था। फिर हुड्डा सरकार आई, और तब जब चौटाला की सरकार थी उस टाइम पे वह बच्चे लगे। हुड्डा सरकार आने के बाद उन बच्चों को निकाल दिया गया, मतलब ये फोर्स ही एक किस्म से बंद कर दी गई थी। फिर हुड्डा सरकार में जो बच्चे लगे, फिर भाजपा सरकार में वो निकाल दिए गए। तो क्या कहीं इस प्रकार के राजनीतिक खेल है युवाओं के भविष्य उजाड़ने के लिए दृष्टि से? किस प्रकार देखते हो इसे?
जिस प्रकार पहले चौटाला में लगे, हुड्डा सरकार में निकाल दिए गए, हुड्डा सरकार में जो बच्चे लगे भाजपा सरकार में निकाल दिए गए, ये क्या है? जो हुड्डा साहब ने निकाले थे वो सारे फिर जो है ना, ये एक सिस्टम चलाया था इन्होंने कि ठेके पर लगाना सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से, तो उनको लगा तो दिया था, लेकिन उनको फिर बीजेपी ने हटा दिया और बीजेपी ने अब एक HKRN शुरू कर दिया, इसके माध्यम से बच्चे लगाना शुरू कर दिया। तो ये सारी बातें क्या है कि हर सरकार यूं चाहती है कि पिछले वाले का जो काम है उसको किसी तरह से तोड़ मरोड़ के अपना बना के उसको पेश कर देते हैं। और ये बातें मैं खुद स्वीकार करता हूं कि किसी भी लगे हुए बच्चे को आपने बेरोजगारी का मुंह नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो क्लास 4 है, चाहे आपका ठेके पर है, रेगुलर है, चाहे आपका पार्ट टाइम है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कुछ भी है, लेकिन उसकी सर्विस को आप ये गारंटी जरूर दें कि आपकी सर्विस को नहीं खत्म किया जाएगा, और नहीं खत्म करना चाहिए किसी भी सरकार ने। बात करें बेरी हल्के की विशेष रूप से, सरकारें बदली लेकिन डॉक्टर रघुवीर कादियान नहीं बदले, ये क्या कारण है कि सरकार बदल रही है, डॉक्टर रघुवीर कादियान वहीं उसी सीट पर जमे हुए हैं, ये क्या है? वो मुख्य कारण इनका यही है कि इनका एक तो बहुत ज्यादा जो है ना, ये सिंसियरिटी से काम करते हैं अपना, और ये हाईली एजुकेटेड भी हैं और बहुत ज्यादा समझदार भी हैं। और इस इलाके में जो ये अपना अब परिवेश राजनीतिक का बना हुआ है कि भाई हमारे CM साहब अपने इस इलाके से बिलोंग करते हैं, तो सारे हरियाणा के वेल विशर भी हैं, लेकिन यहाँ के लोग ज्यादा खुश होते हैं कि भाई अपने एरिया का CM बनता है, तो वो योगदान भी उनको मिलता है। उनका अपना बहुत बड़ा योगदान है हल्के में भाईचारा बनाए रखना, सबको समझाना, कभी भी किसी के झगड़े के बीच में पक्ष विपक्ष की बात नहीं करना। तो ये सारी बातें हैं। जैसे हमारे इसमें मेरे ख्याल में 4 या 5 तो ITI खुलवाई है इन्होंने, जो बच्चे हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते वो ITI पास करके जॉब ले लें। हमारे में एक इनके टाइम और 2 पहले से 3 हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्योरली रूरल बैकग्राउंड के कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा में और कहीं नहीं है। सेमी अर्बन मिला के तो हो सकते हैं, लेकिन प्योर रूरल बैकग्राउंड के 3 कॉलेज हमारे हल्के में हैं। तो उन बच्चों को जॉब भी प्रोवाइड करवाई है और उनको हर तरह से सपोर्ट देते हैं। और एक बात इनकी और भी है, हमने अपने बेरी हल्के में ये देखा है कि इनके जो सपोर्टर हैं वो तो परमानेंट हैं, इनके विरोधी कोई परमानेंट नहीं है किसी भी वर्ग में। हर वर्ग से इनको सपोर्ट मिलता रहता है, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा, कोई एक वर्ग इनके पूर्ण तौर पर खिलाफ कभी नहीं रहा। ये खास बात जरूर है कि पूर्ण तौर पर कुछ इनके जो परमानेंट अपने सपोर्टर हैं वो लगातार चलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी होते हैं वो बदलते भी रहते हैं, कभी 5% आगे कभी 20 आगे। जैसे कांग्रेस से ये डॉक्टर रघुवीर कादियान जी हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा से संजय कबलाना जी हैं। इसके अलावा अभी बेरी हल्के की बात चल रही है जिसमें बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार है कि एक की बात करें अमिता लावडीगल है और दूसरे इंद्रजीत सुहाग जी हैं। तो इस प्रकार निर्दलीय उम्मीदवारों की जो एंट्री है वो क्या उथल पुथल करने वाली है बेरी हल्के में? वो ऐसा है सर, जिसमें जब एक राज सत्ता को देख के पब्लिक ये चाहती है कि हम इस राज सत्ता को बदलेंगे, या पब्लिक ये भी चाह सकती है कि हमें तो ये राज सत्ता अच्छी लगी, इसकी पॉलिसीज अच्छी लगी, तो उसको आप दोबारा भी मौका दे सकते, तिबारा भी मौका दे सकते हैं। लेकिन आज के हालात में इनको तीसरी बार मौका तो जनता देने के मूड में नहीं लग रही, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा होगी, किसानों के मुद्दे आए, किसानों को 14-15 महीने वहां पर आंदोलन चलाना पड़ा, पहलवानों का मुद्दा, इवन इनके एक मंत्री का मुद्दा, उनकी कोच उसके ऑफिस में वहां छेड़खानी का मुद्दा, उसको भी नहीं हटा पाए ये, बल्कि उसका CM मनोहर खट्टर जी ने फुल सपोर्ट किया, नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे, विधानसभा में 3 बार बोले। ये सारा एटमोस्फियर ऐसा तैयार हो गया कि अब राज सत्ता को बदलने के मूड में है पब्लिक। अब बात करें हम बेरी हल्के की, निर्दलीय की जीत की संभावना तब बनती है तब विपक्ष की कोई पार्टी जो राज सत्ता बदलने के लिए तैयार है वो कमजोर हो। निर्दलीय अमित गल हैं और अलाउद खाप से आते हैं, तो काफी बड़ी खाप है, आप नहीं पता है ब्रिगेडियर रणजीत सिंह के टाइम पे एक बार खाप ने सपोर्ट किया था ब्रिगेडियर साहब को, पूरा हल्का एक तरफ है, उनको सपोर्ट में बड़ी जीत मिली थी। तो बिल्कुल 36 बरादरी ने उनको उठाया है और उनका समर्थन भी दिख रहा है। उन्होंने 2-4 इवेंट्स भी किए हैं सामाजिक
उस पे समरसता पे बिना किसी भेदभाव के कुछ इनामात भी बांटे हैं, कुछ चीजें भी दी हैं कि राज सत्ता या तो बदलनी है या उसी को कायम रखना है। और सबको पता है बदलनी है तो कांग्रेस बदलेगी। आप वोट बांटोगे तो पिछले साल की तरह जेजेपी ने जैसे वोट तो बांट ली और सपोर्ट उसी सरकार का कर दिया, लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। तो अब की बार हाल देख लो, अब जेजेपी हिंदुस्तान की सबसे कम वोट लेने वाली पार्टी अभी एमपी के इलेक्शन में हुई। अब एमएलए में देखना सारे जमानत जब्त करवाएंगे, कोई एक भी एमएलए नहीं बन सकता उनका। 23 उम्मीदवारों में से बेरी हल्के के अंदर डॉक्टर रघुवीर कादियान को ही बार बार टिकट क्यों? अब ये पीछे इसका यही कारण है कि एक तो इनका राजनीति में जो योगदान है, कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाने में योगदान है, और भूपेंद्र हुड्डा जी इनको अपना एक जिसमें बड़ा भाई मानते हैं। और इवन राहुल गांधी तक इनका पता है कि भाई ये एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, जिससे आपके कांग्रेस पार्टी हरियाणा में। क्या और कैंडिडेटों की अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है? हाँ, सबकी अच्छी है और वो सब अच्छे कैंडिडेट हैं, किसी को भी टिकट मिल जाती है, हम सब उनका साथ देते और देना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये सूझबूझ से काम किया है ना कि हमारे अब तो उन्होंने 28 के 28 को दे दी, लेकिन गिने चुने को भी देते तो डॉक्टर कादियान को तब भी मिलनी थी, क्योंकि इनका अपना जो वर्चस्व है इलाके में भी है, पूरे हरियाणा में भी है। और इनके ऊपर इतनी लंबी राजनीति बेदाग कोई करके दिखाए, वो उन्होंने करके दिखाई। जैसे पब्लिक के बीच में जाते हैं, मेरा ये अंतिम चुनाव। आपने ये तो बोल दिया कि हमने सुना है, लेकिन आपने उनके मुंह से नहीं सुनी, आपने किसी की कही कवाई बात सुनी है। नहीं, पब्लिक के बीच में डॉक्टर साहब पब्लिक के बीच में कभी नहीं कहा, किसी भी गांव में किसी भी स्पीच में उन्होंने ये नहीं कहा कि दिस इज माय लास्ट इलेक्शन, ये कभी नहीं कहा। अब की बार कह रहे हैं सिर्फ। तो जो नए नए टिकटार्थी है ना, ये चाहते हैं कि भाई ये कम से कम जो इल्जाम लगा दे उसके ऊपर कि हर बार लास्ट, हर बार लास्ट। ऐसा पहले कभी नहीं कहा। भूपेंद्र हुड्डा जी ने ना होने दिया लास्ट। वो कहते हैं भाई मैं राजनीति करूंगा तो आप मेरे साथ तब तक राजनीति करते रहेंगे। भाजपा की तरफ से संजय कबलाना को बेरी हल्के से उतारा गया है। तो जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, कोई कह रहा है बाहरी कैंडिडेट है, कोई कुछ कह रहा है। क्या कैसे देखते हो इस राजनीति को? ये मुकाबला किन किन के बीच में होने जा रहा है बेरी हल्के में? हमारे हल्के में पहली बात तो ये कि बेरी हल्के में इतने सक्षम लोग हैं कि बाहर के कैंडिडेट की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी को, चाहे वो लोक दल हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई और भी हो। और हमारे हल्के में बीजेपी बड़ी पार्टी होते हुए उसने जो है बाहर का कैंडिडेट दे दिया, तो ये तो उसका इलेक्शन उतना बढ़िया नहीं चलेगा जितना विक्रम चला देता, या फिर अमित लावत को देते तो वो भी अच्छा इलेक्शन चलाता। उस बीजेपी से तो अमित का ही अच्छा चल सकता है। अब आज के हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो टाइम बताएगा। लेकिन यूं है कि इस दौर में द्विपक्षीय राजनीति चलेगी हरियाणा में, या तो बीजेपी अपने आप रिपीट करे या फिर कांग्रेस राज सत्ता को बदल लेगी। तो तीसरे का यहाँ इस माहौल में कोई मौका नहीं है कहीं पर भी। एक आधी जगह कहीं पर कोई हो जाए अलग बात, अपने इलाके में तो कम से कम नहीं है। रोहतक, सोनीपत, झज्जर में तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी, और बीजेपी का बाहर का कैंडिडेट हो गया। भाजपा ने जो कौशल रोजगार निगम बनाया है या सीपीएलओ के तहत जो भर्ती करे हैं बच्चे, तो इसे आपने पता है जी, कौशल रोजगार निगम के तहत हर प्रकार के जो फील्ड में बच्चे भेजे जा रहे हैं, चाहे लेक्चरर की बात करें, चाहे और कलरों की, हर डिपार्टमेंट में कौशल रोजगार निगम के तहत बच्चे भर्ती करके भेजे जा रहे हैं। तो किस नजरिए से देखते हो, ये पॉलिसी ठीक है या गलत है? HKRN एक गलत पॉलिसी है। इसके अंदर ना तो रिजर्वेशन फॉलो की जाती, ना बच्चों की काबिलियत के अनुसार उनको पे स्केल दिया जाता। अब एक बच्चे को हम पैदा होते ही स्कूल 6 साल के को भेज के फिर ये सोचते हैं, सपने देखते हैं, वो बच्चा भी देखता है, मेहनत करता है कि भाई मैं कामयाब होऊंगा, हायर एजुकेशन लेने के बाद मैं बड़ी पोस्ट पर जाऊंगा। और उसको आखिरी मौके पर जब उसकी एजुकेशन पूरी हो ले, जीवन शुरू करने का मौका मिले, तब आप उसको कह दें आपको 18-20 हजार में लेक्चरर लगाएंगे स्कूल में, टीचर लगाएंगे या प्रोफेसर लगाएंगे, तो उसके भविष्य के साथ ये एक धोखा है। आप काबिलियत के अनुसार रेगुलर अपॉइंटमेंट देना, तब तो बच्चे का भला होगा। पहले भी तो लगाए जाते थे, गेस्ट टीचर भी तो लगाए जाते थे पहले, वो भी बढ़िया नहीं था मेरे हिसाब से। ना गेस्ट लगाना चाहिए ना कुछ, परमानेंट अपॉइंटमेंट दें आप बच्चे को काबिलियत के अनुसार, और बगैर किसी भेदभाव के अच्छे बच्चे को आप पारदर्शी तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाएं, उसको फॉलो करें और आप बच्चों को बताएं कि आप काबिल हैं और आप काबिल नहीं है, फिर वो अपने आप में संतोष भी करेंगे। अब सारी उम्र आप
एचटेट पास करवा के बैठाए रहोगे, ना उसकी शादी हो ना उसका जीवन शुरू हो, तो ये तो गलत पॉलिसीज हैं। आप सिस्टम लाइए, हर साल या 2 साल में एक बार अपॉइंटमेंट करो, टीचर्स की भी करो, पटवारी की भी करो, पुलिस इंस्पेक्टर की भी करो, सिपाही की भी करो, प्रोफेसर की भी करो, स्कूल टीचर की, सबकी रेगुलर अपॉइंटमेंट ये हो भाजपा सरकार ने जो सीईटी लागू किया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका तो इतना बड़ा मजाक का काम कर दिया उन्होंने कि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी, आप +2 पास भी, आप बीटेक भी, सारे आ जाओ और एक टेस्ट दो। अलग अलग लेवल के बच्चे एक कॉमन टेस्ट दे के एलिजिबल कैसे हो सकते हैं? ये तो उन बच्चों के साथ धोखा है। अब जैसे एक 10 साल के बच्चे को आप एक 18 साल के जवान से कुश्ती कैसे लड़वा सकते हैं? आप एक एग्जाम लेके आप उनको एलिजिबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? ये बिल्कुल ही एक बेतुकी और नासमझी वाला आपका स्टेप है भी इस कांग्रेस का, नहीं सॉरी, इस बीजेपी पार्टी का, इस सरकार का। ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाला पॉइंट है। इनका कोई कॉमन एलिजिबिलिटी, हाँ आप अलग अलग करिए ना, +2 लेवल का अलग करिए, ग्रेजुएट का अलग करिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स का अलग करिए, और फिर उनके एलिजिबिलिटी होने के बाद उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब दो। आप एक प्रशिक्षित शिक्षाविद होने के नाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये मुख्य संदेश मेरी तरफ से तो ये है आज के दौर का कि भाई अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और जैसे ही मौका मिले उसकी तैयारी करके अपने एजुकेशन के अनुसार जॉब हासिल करें, और यदि हासिल बाय द वे ना भी हो पाए तो आप थोड़ा सा और डाउन होके उसकी अगली पोस्ट की तैयारी करें, लेकिन निराश होके नशे की तरफ ना जाएं और समय पर शादी करवाएं। अपने पेरेंट्स को बोल दें, पेरेंट्स को भी ये जागरूक रहना चाहिए कि बच्चे की शादी भी टाइम पर करें, नहीं तो आपके बच्चे नशा या तो करेंगे या बेचेंगे, बेरोजगारी को नहीं झेल पाएंगे। इसलिए शादी भी बहुत जरूरी है टाइम पर।